नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें मैं आज चालू करूंगा सेट चौथा 2023 348 सीजे कोड नंबर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी से फाइनल भी कर देंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा एक का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है, यही कह रहा है ना। तो देखिए, पहला हमारे पास है O2 गैस, दूसरा हमारे पास है CO2, तीसरा है SO2, चौथा है NO2 ऑप्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं, मैं बता दूं यहाँ पर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि जो बैक्टीरिया के द्वारा जो किण्वित फूला हुआ आटा का उभरा हुआ होता है ना जो भाग, वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। किसके बनने के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण होता है। यानी कि मतलब आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण होता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और हमारे पास पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमारा एक का खा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ है, यही कह रहा है। पहला हमारे पास ऑप्शन में है मैथ्यू मिशेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल। ठीक है, दूसरा अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है बीडल एवं टेटम, और चौथा है वाटसन एवं क्रिक। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसमें जो वैज्ञानिक है वो है अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ही पुष्टि की थी। क्या नाम है? अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस, ये दो लोग थे। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का गा क्वेश्चन कह रहा है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, यही कह रहा ना। पहला हमारे पास ऑप्शन है प्रशल्क, दूसरा है प्रांकुरचोल, तीसरा है परिभ्रूणपोष, और चौथा है प्रसुप्ति। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है उसे कहते हैं प्रशल्क। क्या कहते हैं? प्रशल्क कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि घास परिवार में बीज पत्र को कहते हैं क्या है? प्रशल्क। ठीक है, इसके बाद हमारा एक का घा कह रहा है, क्या कह रहा है, क्रोमोसोमी गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। तो पहला हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है वर्णांधता, चौथा फेनिल कीटोनूरिया। ठीक है, या जिसे फेनिल कीटोन में भी बोलते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। मैं पिछले सेट में बता भी चुका हूँ कि टर्नर सिंड्रोम कौन सा रोग है, इसमें क्या होते हैं गुणसूत्रों में, ठीक है ना, कैसे कैसे परिवर्तन होता है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं और उसके प्रभाव से क्या इसके लक्षण भी देख चुके हैं हम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरे का कह रहा है स्त्री केसर जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम चित्र। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जायांग स्त्री केसर का चित्र है प्रिय विद्यार्थियों। इसे आपको बनाना, इसके मेन पार्ट को ही लिखना है। जैसे इस भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? पराग नली है। इस भाग को क्या बोलते हैं? इसे वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, इसे निभाग बोलते हैं। ऐसे ऐसे मुख्य भाग लिखना है। ये क्या? अंडाशय भित्ति है। और इसके बाद नर केंद्रक भी लिख देना। ये क्या है? पुष्पासन। बस आपको बाह्यदल, ठीक है, नर युग्मक, बस इतने आपको लिखना है। बाकी आपको बिल्कुल ही आपको नहीं लिखना है, इसकी मेन पार्ट ही आपको लिखना है और इसी प्रकार आपको बनाकर आ जाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे का हमारा ख कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर है हमारे पास है। तो देखिए सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, दो के नाम पूछ रहा है। पहला हमारे पास है राइजोबियम और दूसरा एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास दो सूक्ष्म जीव हैं प्रिय विद्यार्थियों, पहला राइजोबियम, दूसरा एजोटोबैक्टर। तो ये दो आपको लिखकर आ जाना है बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद देखिए दूसरे का ग कह रहा है, क्या कह रहा है ग नंबर कि विषम युग्मकता क्या है। ठीक है, उत्तर लिख डालना है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि जब नर एवं मादा, ठीक है, जब नर एवं मादा युग्मक असमान होते हैं, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों असमान का मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, विषम युग्मकता कहते हैं। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है। उदाहरण में जैसे मानव में नर या गुणसूत्र कौन होते हैं, एक्स और वाई। तो क्या है, कह रहा नर एवं मादा युग्मक बिल्कुल ही असमान। तो ये कैसा है, एक्स गुणसूत्र, ये क्या है, वाई है। तो क्या दोनों ही युग्मक कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो आपको उदाहरण में क्या लिखना है, मानव में नर गुणसूत्र एक्स और वाई। ठीक है, यही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे का घा, क्या कह रहा है, जेल वैद्युत कण संचलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है यह एक प्रकार की विधि है। यह क्या है, यह एक प्रकार की विधि होती है, तकनीकी होती है। ठीक है, जिसमें उच्च विद्युत धारा के प्रवाह, जिसमें क्या किया जाता है, उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जेल में डीएनए के छोटे छोटे खंडों का अलगाव होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जेल में क्या होता है, जेल में डीएनए के छोटे छोटे खंडों का क्या होता है, अलगाव, यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए के इन छोटे छोटे खंडों में अलग अलग आवेश भी होता है। ऐसा नहीं कि आवेश बिल्कुल सेम हो। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दो में यानी मतलब हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही। तो वही तो लिखा है कि जब इनका अलगाव होता है छोटे छोटे खंडों में, तो डीएनए के इन्हीं खंडों में क्या होता है, अलग अलग आवेश भी होगा, बिल्कुल आवेश होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जेल जो लिखा है, जेल एक प्रकार का लिक्विड होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने जेल लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार क्या है, लिक्विड है। तो वही लिखा है कि यह एक प्रकार की विधि है जिसमें उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ही हम जेल में क्या कर लेते हैं, डीएनए के खंडों को अलग कर लेते हैं। और जिन डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग आवेश भी होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो का अंगा कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि एक आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। तो उदाहरण उत्तर में है हमारे पास सुनहरा धान। ये क्या है, यही है आपका आंसर। सुनहरा धान में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन है, सुनहरा धान। एक बीटी का पास भी होती है, उसे भी आप याद रखिएगा और इसे भी आप याद रखना, सुनहरा धान। इसमें क्या होता है, विटामिन ए बहुत ही भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है, इसे खाइए और आँखों की रोशनी भी तेज कीजिए। तो तीसरे का हमारा क्या कह रहा है, जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए उत्तर है, इसमें क्या है, दो पूछ रहा है ना, दो मुख्य कारण। पहला विदेशी जातियों का आक्रमण, ये मुख्य कारण है। ठीक है, क्या है, जो विदेशी जातियां हैं उनका आक्रमण। ठीक है, दूसरा सह विलुप्तता, यही आपको याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि सह विलुप्तता और विदेशी जातियों का आक्रमण। और भी होते हैं लेकिन हमें पूछा है सिर्फ दो ही मुख्य कारण, तो यही दो मुख्य कारण हैं। इसके बाद तीसरा का हमारा ख कह रहा है, क्या कह रहा है कि पारजीवी जंतुओं पर उदाहरणों सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए उत्तर आपको क्या लिखना है, वैसे जंतु यानी मतलब वैसे जीव जिनके डीएनए में हस्तोप चार द्वारा बाह्य जीन प्रवेश कराए गए हों,
तथा वह अपना लक्षण व्यक्त करता हो उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। इसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो जंतु होते हैं जिनके डीएनए में क्या किया जाता है, कोई जंतु है जैसे मान लो चूहा है, अगर उसके हमें डीएनए में क्या करेंगे, डीएनए में हस्तोपचार, हाथों के द्वारा कुछ हम खेल करेंगे, ठीक है, क्या खेल करेंगे तो आगे देखते हैं कि हाथों के द्वारा हम कुछ उपचार करेंगे, खेल करेंगे कि डीएनए में, कहाँ पर, डीएनए में, कहाँ पर करेंगे, डीएनए में कि हस्तोपचार द्वारा क्या करेंगे, बाह्य जीन, हम बाहर से एक जीन प्रवेश कराएंगे, कहाँ, बाहर से हम एक जीन प्रवेश कराएंगे तथा वह अपना एक लक्षण भी व्यक्त करता है। जो हम जीन प्रवेश कराए हैं, जैसे मान लो किसी चूहे में हमने कराया, तो वो जो जीन हम बाहर से प्रवेश कराएंगे अंदर, तो क्या होगा, वह जो जीन होगा वो अपना लक्षण भी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वह कुछ अपना प्रभाव ना दिखाए, कुछ व्यक्त ना करे अपने लक्षण, ठीक है। तो जंतु वैसे कुछ होते हैं जैसे चूहा हो गया, गाय हो गई, ठीक है, मछली हो गई, तो ये हमारे जैसे खरगोश हो गए, तो उनमें क्या करें, उनके वैसे जंतु हैं वो जिनके हम डीएनए में, उनके डीएनए में क्या करेंगे, डीएनए में हस्तोपचार, यानी कि मतलब हाथों के द्वारा कुछ हम उपचार करेंगे, जो कुछ खेल करेंगे, उनके हस्तोपचार द्वारा क्या करें, बाह्य जीन प्रवेश कराएं, उनमें क्या होगा, बाहर से हम जीन प्रवेश कराएंगे उन्हीं जीवों पर, तथा वो क्या करेगा, वो जो जीन प्रवेश कराएंगे अंदर, वो अपना लक्षण भी व्यक्त करेगा, और उन्हीं जंतुओं को हम कह देते हैं पारजीवी जंतु या पारजीनी जंतु, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिए। उदाहरण हमारे पास है पारजीवी चूहा, खरगोश, गाय आदि और मछलियाँ भी होती हैं, ठीक है। आपको इतने याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का ग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उत्तर डाल लेना है, लिखना है प्रिय विद्यार्थी। 2 अम्ल, पहला हमारे पास है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, ठीक है। क्या है कि प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है वो किस में होता है, जो खट्टा दूध होता है या दही, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा सिरका होता है, किसी का भी सिरका हो, ठीक है, किसी भी फल फ्रूट का, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। आप ध्यान रखिए, जो भी हमारे रस होते हैं उनमें क्या होता है, ये होता है एसिटिक अम्ल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे घ कि पराग कण क्या है, ठीक है, पराग कण क्या है, इसका नामांकित चित्र भी बनाइए, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। उत्तर में है कि पराग कण का निर्माण पुष्प के नर जनन अंग, देखिए कि पुष्प का निर्माण कहाँ से होता है, जो पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, पुंकेसर में होता है, जो पुष्पों के निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या करते हैं, निभाते हैं। कौन, परागकण कहाँ होते हैं, नर जनन अंग जो होता है पुष्प का, उसके पुंकेसर में कौन होते हैं, परागकण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे इसका चित्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा क्या है, पराग कण की संरचना है, इसे हम देख सकते हैं। आपको ऐसे ही इसी संरचना को बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारी परत होगी, एक बाहरी जो परत आपको दिख रही है, इस परत को हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल। जो आपको नाम बताऊं आपको वही लिख कर आना है। इस परत को हम क्या बोलेंगे, ये जो परत है बाह्य चोल, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरी परत आपको दिख रही है, ये जो परत है ये, ठीक है ना, ये परत ये कौन सी है, अंतः चोल है, ठीक है, इस परत को बोलते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको इतना जो जगह दिख रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र। ये हमारे पास जो दिख रहे हैं छिद्र, ये क्या है, जनन छिद्र है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो हमारे पास ये क्या, ये जो आपको संरचना सितारा जैसे दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक। दो में से आप एक नाम लिख कर आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
दोनों नाम, ठीक है। आपको जो याद हो जाए। एक आपको क्या लिखना है, बाह्य चोल और अंतःचोल और जनन छिद्र, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये जो सितारा है इसे क्या बोलते हैं, नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक। इसके बाद आपको इसका नाम लिख देना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसका क्या नाम है, ये हमारे पास है जनन केंद्र कोशिका है ये, ठीक है। ये जनन कोशिका आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है, और ये हमारे जनन केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो इन सभी नामों को आपको लिखकर आना है प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरह से, ठीक है। यही चित्र आपको बनाकर आना है। चलते हैं हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का अंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए, ठीक है। यही कह रहा है। पहला उत्तर डाल करके लिखना है। पहला हमारे पास है उन्नायक, क्या है, और दूसरा है संरचनात्मक जीन, तीसरा क्या है हमारे पास भाग, समापक, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए उन्नायक, जिसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बंधता है और अनुलेखन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ध्यान रखिए उन्नायक, ठीक है। इसके बाद संरचनात्मक जीन, जो देखिए संरचनात्मक जीन जो क्या करे, जो एमआरएनए के लिए कूट लेखन करता है, ध्यान रखिएगा। संरचनात्मक जीन जो भाग है ये क्या करता है, जो क्या करता है, एमआरएनए के लिए कूट लेखन का कार्य करता है, यानी लेखन करता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारे पास है समापक। इसका समापक अनुलेखन की प्रक्रिया क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये अनुलेखन की प्रक्रिया को चालू करते हैं, ये समापक हैं तो समाप्त कर देते हैं, ठीक है, अनुलेखन की क्रिया को। ध्यान रखिएगा ये प्रिय विद्यार्थियों, यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद है 4 का देख सकते हैं, क्या कर रहा है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो देखिए उत्तर लिखना है, इसमें लिखना है आपको आवृत बीजी पौधों में। सबसे पहले बीज क्या जानेंगे ना, कि आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद, जब क्या होगा, बीजांड का निषेचन होगा, इसके बाद फल के अंदर बनने वाली छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं, छोटी हो या बड़ी हों, ठीक है, के अंदर बनने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती है, बीज कहलाती है। आपने देखा बीजों के निषेचन के बाद ही कौन बनते हैं, जब फल बनता है, फल के अंदर संरचनाएं होती हैं अनेक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीज बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है। वो बीज छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, फल के जैसे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना और एक बीज। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये हमारा किसका बीज है, एक सेम का बीज है। हम इसके बारे में ही जाने, किसी एक बीज के बारे में कह रहा था, तो हम सेम के बीज के बारे में जान लेंगे। देखिए सेम का बीज है ना, सेमी जिसे बोलते हैं आप, तो इसके 2 ही भाग होते हैं, 2 ही भागों के बारे में हमें जानना है। देखिए नंबर 1 है बीज आवरण, यानी बीज का आवरण, जिसे सीड कॉड भी बोलते हैं, कॉट, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए बीजावरण बीज की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, बीज की सबसे बाहरी परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजावरण, जो दृढ़, चिकना व मोटा होता है, ठीक है। कैसा हो, दृढ़ भी होता है, चिकना भी होता है और मोटा भी होता है। यानी सेम के बीज के बीजावरण में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए 2 स्तर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 2 जुड़े हुए स्तर होते हैं। अर्थात बाह्य चोल जो हरा होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। तथा अंतःचोल जो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आप देखिएगा सेमी में, ठीक है, आप जिसे बोलते हैं सेम या सेमी, जो भी बोलते हो, तो अंतःचोल जो कैसा होता है, सफ़ेद, कागजी व झिल्ली नुमा होता है। इसके भीतरी धसे हुए किनारों पर ऊपर से नीचे तक एक सफ़ेद या मटमैला सा उभार होता है, जिसे संधि रेखा कहते हैं। आप देख भी सकते हैं उसमें, ठीक है। संधि रेखा के किनारे पर एक चपटा चिन्ह होता है। जिसे नाभिक कहते हैं। इस स्थान पर बीज अंडाशय की भित्ति से लगा हो रहता है, ठीक है। संधि रेखा पर कुछ ऊपर की ओर एक छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसी में देख सकते हैं आप, ठीक है, बीजांड द्वार। अब देख सकते हैं ये है बीजांड द्वार कहते हैं, जिससे होकर बीज में जल प्रवेश करता है, इसी से जल प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या एक बीज है सेम का। इसके बाद इसमें एक भाग है, देख सकते हैं आप, कौन सा भाग है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा है हमारे पास इम्ब्रॉय भ्रूण, ठीक है। बीजावरण के नीचे सफ़ेद पीले रंग की रचना पाई जाती है, जैसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है। भ्रूण
क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसके दो भी भाग होते हैं, पहला बीज पत्र, दूसरा बीजात। ठीक है, बीजाक्ष। तो देख सकते हैं पहला हमारे पास ये दो मांसल व सफ़ेद रंग की संरचनाएं होती हैं जो खाद्य पदार्थों के संचित होने के कारण क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, बीज पत्र जो होते हैं, ये है बीज पत्र। ये इसी से आपको जानना है। ठीक है, ये ऊपरी सिरे पर बीजाक्ष से जुड़े रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही इसका राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थी। वो आपको इतना ही बस आपको लिख कर आना है। क्वेश्चन था 3 नंबर का। ठीक है, इसका जो प्रश्न है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का खा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला सहभोजिता, दूसरा है अंतर्जातीय परजीविता। ठीक है, उत्तर डाल लेना, पहले में लिखना है हेडिंग डाल के सहभोजिता में कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति या जीव लिख दो। ठीक है, एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है, न हानि, उसे हम क्या बोलते हैं, सहभोजिता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दो जीव होते हैं या कहते हो दो जातियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक को क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरे जीव को क्या होता है, दूसरे जीव हो या जाति को क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि होते है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहभोजिता कहते हैं। साधारण सी डिफिनीशन है, आप परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है आर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं में लगना। कुछ आर्किड जो होते हैं, जो जीव होते हैं आर्किड, वो आम की शाखाओं में क्या होते हैं, उग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा अंतर्जातीय परजीविता। इसमें आपको लिखना है कि दो अलग अलग जातियों की आबादी के बीच की, दो अलग अलग जातियों, ठीक है, की आबादी के बीच की पारस्परिक क्रिया को क्या बोलते हैं, अंतर्जातीय पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फायदेमंद होते हैं, प्लस कामा हानिकारक, माइनस या तटस्थ, 0 हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही इसका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं 4 का ग। क्या कह रहा है 4 का ग, कह रहा है 4 का ग कि मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियमों के नाम लिखिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आप जा कर के सेट 2 का प्रश्न 6 का देखें, 6 का। ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आपको ये पूरा वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।